यस सर। कल शाम तक लाइट ऑफ थी, परमिट था तो इस वजह से नहीं हो सकी रिकॉर्डिंग। 6 बजे तक वैसे ही मेरे पास नेट होता है टोटल। तो अब ये जो टॉपिक था ना वो मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ। HPLC क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में मैंने बताया था, ये एक बहुत एडवांस टेक्निक है और इसके आगे बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। तो हाई परफॉर्मेंस लीकेट क्रोमेटोग्राफी जो है ना उसमें अब हम जरा देख लें। कुछ बातें एक दो हुई भी थी लेकिन आवाज़ नहीं थी आ रही। जिन बच्चों ने माइक खोला हुआ है मुझे बताएं, आप आपको सही आवाज आ रही है? जी सर, ठीक आ रही है। चलें ठीक है। तो HPLC का मतलब मैंने समझा दिया था। इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की ही एक टाइप है जिसमें प्रेशर भी होता है, इसलिए इसको हाई प्रेशर भी कहते हैं। हाई परफॉर्मेंस इसलिए कहते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने का एक एक्स्ट्रा फायदा ये होता है कि ये फास्ट तरीके से हमारे कंपोनेंट्स को जुदा करने में हेल्प करती है, इस वजह से इसका ये नाम है। तो इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स जो यूज़ किए होते हैं उनका मिक्सचर लिया होता है, उनके अज्जा को ये आसानी से सेपरेट कर सकती है। और उसके बाद ये है कि इसमें स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज का थोड़ा सा मैं बता रहा था कि स्टेशनरी फेज है ना, जिस पर हमारा जो एनालाइट है एडजॉर्ब होना है, उसको हम कह रहे होते हैं स्टेशनरी फेज। तो इसके अलावा ये है कि जो मोबाइल फेज है ये सॉल्वेंट होगा जो एनालाइट को कैरी कर रहा होगा। मसलन हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो लिक्विड है उसके अंदर हमारा एनालाइट डिजॉल्व हो, जिसको हम एनालाइट कह रहे हैं। तो वो स्टेशनरी फेज से गुजरे और इस तरीके से गुजरे कि उसे मोबाइल फेज माइक्रो आ रही है। अब जो दूसरे कंपोनेंट हैं जो डिजायर्ड नहीं है, या तो वो पास कर जाए और हमारा एनालाइट सिर्फ अपना अंदर एड्जॉर्ब हो जाए। तो इसका क्या होगा, बाद में जब हम उसे बफर सोल्यूशन करेंगे लाइक इल्यूशन बफर, तो वो जो सिर्फ एब्जॉर्ब हुआ होगा ना हमारा एनालाइट, उसको अटैच करके दूसरी तरफ जा निकलेगा और हम उसको छोटी छोटी वायर्स में इकट्ठा कर लेंगे। चले अब मैं ना बोलना शुरू हो गया हुआ हूँ, तो कुछ के आवाज़ें आ रही हैं तो माइक ऑफ कर दें अपने ना। अच्छा, तो HPLC जो है ना, इसमें हमने जो वर्ड यूज़ किया वो है कि सैंपल इज फोर्स्ड थ्रू कॉलम। कॉलम में से उसको फोर्स करके गुजारा जाएगा जिसमें ऑलरेडी स्टेशनरी फेज जो है वो पैक हुई होती है। 1 मिनट होल्ड रखना है। ठीक है जी। और इसमें अब ये देखें कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है। 1 मिनट। अच्छा, जिसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इसमें हमने सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपना जो लिक्विड सैंपल है उसका थोड़ा सा वॉल्यूम ना इंजेक्ट कर रहे हैं कॉलम के अंदर। ठीक है। और अब कॉलम जो है उसमें स्टेशनरी फेज जो है ना वो पोरस पार्टिकल्स वाली पैक्ड है। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हमारे सैंपल्स के होंगे ना, जिसमें मतलब वो जो हमने मिक्सचर अंदर ऐड किया है वो भी हमने अंदर कॉलम में ऊपर से ऐड कर दिया हुआ। ग्रेविटी के तहत आम हालात में वो नीचे आता। ठीक है, प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट का अभी जिक्र नहीं किया हमने। तो जो मेन प्रिंसिपल है ना वो वही है जो मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, एडजॉर्प्शन। कि अगर मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो केमिकल या फिजिकल इंटरेक्शंस जो होंगी उनके नतीजे में पार्टिकल्स जो है ना पैकिंग मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब उनका फर्क कैसे पड़ेगा कि कौन मूव कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और जो कर रहे हैं उनमें कितना फर्क है आपस में। वो फर्क है रिलेटिव एफिनिटी का। स्टेशनरी फेज के लिहाज से उनकी एफिनिटी किसी की कम है किसी की ज्यादा है। ठीक है। तो स्टेशनरी फेज जो है ना, वो कंपोनेंट जिसकी एफिनिटी कम होगी वो स्टेशनरी फेज में तेज जाएगा। ठीक है, यानी वो एफिनिटी जो नहीं रखता तो वो तेजी से मूव करता हुआ नीचे जाएगा, और जिसकी ज़्यादा होगी वो तेज़ी से मूव नहीं कर सकेगा।
HPLC जो है ना, इसमें हम ये कहते हैं कि हमने 3 से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्टेशनरी फेज जो कहला रही है, उसके अंदर जो लिक्विड ऐड करना है उसको हमने सेपरेट करना है। अब हम फ़र्क कहाँ करने लगे हैं, आखिरी पॉइंट में देखें। इसके साथ हमने एक पंप अटैच कर देना। वो जो पंप अटैच होगा ना, उसका ये फ़ायदा होगा कि वो प्रेशर के साथ गुजारेगा हमारे मोबाइल फेज में के साथ हमारे कंपोनेंट को। ये जो कंपोनेंट है, ये फिर अपनी एफिनिटी पर बेस करते हुए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब यहाँ एक और टर्म देख लें, ये थोड़ी सी टर्म्स आ रही हैं कि जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं ना, वो ट्यूब के एग्जिट पर एक फ्लो थ्रू डिवाइस जिसको डिटेक्टर कहते हैं उसके ज़रिए डिटेक्ट होते हैं। मैंने बताया था वो फ्लो थ्रू डिवाइस जो है ना, उसमें लाइट इमिटिंग डायोड्स भी यूज़ हो सकते हैं, जो जैसे ही सैंपल हमारा मतलूबा कंपाउंड गुजरेगा, वो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, सिग्नल चेक किया जा सकता है। ठीक है, उस वक्त मैं ये कह रहा था कि जो आउटपुट डिटेक्टर से निकलेगा ना, उसको लिक्विड क्रोमेटोग्राम कहेंगे। जिस तरह इंक वाली क्रोमेटोग्राफी थी ना, इंक वाली क्रोमेटोग्राफी में आपने क्या पढ़ा था कि उसमें क्रोमेटोग्राम हासिल होता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राम क्या होता है? क्रोमेटोग्राम से मुराद वो हमारे पास मतलब रिजल्ट होता है एंड पर, जिसमें हम इंक्स को देखते हैं कि रिलेटिव एफिनिटी के साथ हासिल होती हैं। इसी तरह सिग्नल्स का जो पैटर्न हासिल होगा हमारे डिटेक्टर के ज़रिए, उसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राम कहेंगे। ठीक है, और प्रिंस मतलब एक्चुअली ये है कि जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये HPLC है, वो एक ही चीज़ है। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का? प्रेशर डिवाइस का, जिसने यानी कि जिसको हम यहाँ पंप कह रहे हैं। चलें, उसके बाद ये देखें कि HPLC की जो टाइप्स हैं, एक टाइप है बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेपरेशन। इसमें हम देखें, कह रहे हैं जी नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, इसमें स्टेशनरी फेज पोलर होगी और मोबाइल फेज जो है नॉन पोलर होगी। तो फिर जब पोलर ही नहीं है मोबाइल फेज, तो वो क्या करेगी, वो इंटरेक्शन नहीं करेगी, वो सिंपली गुजर रही होगी। लेकिन उस मोबाइल फेज में हमारा जो कंपोनेंट होगा, अगर वो भी पोलर हुआ, तो फिर तो वो स्टेशनरी फेज के साथ जाके इंटरेक्शन करेगा। और अगर वो रिलेटिवली नॉन पोलर हुआ, तो वो नॉन पोलर जो मोबाइल फेज है उसके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा करेगा और गुजरते ही जाएगा, जज़ब नहीं होगा। इस तरह हम एक सादा तरीन तरीका ये लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में देखें, स्टेशनरी फेज जो है वो नॉन पोलर है और मोबाइल फेज पोलर है। चलें, इसमें देखें कि जो पोलर पोलर बॉन्ड्स हैं या नॉन पोलर इंटरेक्शंस हैं, इन्होंने डिफाइन करना है कि मटेरियल जो है ना वो कौन सा सेपरेट होगा। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी जो है ना, ये ड्रग्स के लिए अमूमन यूज़ की जा रही है, जो हाइड्रोफिलिक हों अगर ड्रग्स जो है ना। एक सेकंड, चलें, उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेस्ड ऑन इल्यूशन टेक्निक, कि इल्यूशन कैसे कर रहे हैं हम। उसमें एक आ जाता है आइसोक्रेटिक इल्यूशन जिसे हम कहते हैं, यानी इसमें हमने सेपरेशन ही करनी है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो मोबाइल फेज है ना, वो कंपोजिशन जो है ना उसकी वो कांस्टेंट रहती है प्रोसीजर के अंदर, वो चेंज नहीं होती। और इस इल्यूशन में जो पीक की विड्थ है ना, वो बढ़ती चली जाती है रिटेंशन टाइम के प्रोपोर्शनल। रिटेंशन टाइम मैंने समझाया था ना कि कितनी देर तक वो मोबाइल फेज में रहता है हमारा एनालाइट, उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं। अगर कोई थोड़ी देर के लिए रहता है उसका रिटेंशन टाइम कम होगा, ज़्यादा देर के लिए रहता है तो रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है इनका। तो आइसोक्रेटिक इल्यूशन में हमने ये देखना है कि जो रिटेंशन टाइम है वो कम है या ज़्यादा है। इससे एक थोड़ा सा नुकसान भी है कि जो लेट इल्यूजन है ना पीक्स की, वो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और
इसके अलावा ये है कि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो भी बाज़ दफ़ा कंप्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि लेट इल्यूशन का ये नुकसान हो सकता है कि कोई और कंपोनेंट भी साथ आ सकता है। चले उसके बाद आ जाती है ग्रेडियंट इल्यूजन। ये बहुत अहम है। ये हम इधर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक में मतलब यूज़ भी करते हैं। ग्रेडियंट इल्यूजन में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक सेकंड ज़रा। अच्छा, ग्रेडियंट इल्यूजन का मैं समझा रहा था। मैं कह रहा था ये ऐसी सेपरेशन है जिसमें जो मोबाइल फेज है ना उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है ड्यूरिंग सेपरेशन प्रोसेस। उसमें मैंने आप लोगों को तरीकाकार बताया था कि मोबाइल फेज आप यूज़ कर लें 15 मिली मोलर वाली, फिर दूसरी दफ़ा ऐड कर दें 40 मिली मोलर वाली, फिर ऐड कर दें 50 मिली मोलर वाली, 100 मिली मोलर वाली, 125 मिली मोलर वाली। आप क्या कह रहे हैं कि आप अपना वही एनालाइट जो एक दफ़ा कॉलम में अटैच हो गया हुआ, आप उसको इल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज कर करके इल्यूशन बफर की उसको सेपरेट कर रहे हैं। जब मैक्सिमम सिग्नल्स हासिल होंगे ना डिटेक्टर में, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाली इल्यूशन जो है ना, कंसंट्रेशन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा कामयाब है। इसे ग्रेडियंट इल्यूशन कहते हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम एक मरतबा चेक करने में कामयाब हो जाते हैं कि किस कंसंट्रेशन पर ज़्यादा एनालाइट हासिल होता है, फिर हम आइंदा वही कंपोजिशन यूज़ करते हैं। लाइनें कौन लगा रहा है? हाँ जी। ये उसके लाइनें क्यों बाद आ रही हैं सर, कभी रेड कलर की कभी ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर? ये कुछ बच्चे हैं जो जानबूझ के बीच में ना पंगे डाल रहे हैं बस। बहरहाल ऐसा जो स्लाइड्स होती हैं उनमें तो इस तरह का कोई चीज़ शो नहीं होती, यानी कि जब नहीं सर, ये बच्चे पीछे से ये कोई बच्चा जानबूझ के कर कर रहा है रहे हैं। जान। हमें स्क्रीन की लाइनें शो हो रही हैं सर, ब्लैक कलर की और रेड कलर की। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपको मतलब स्लाइडें फाइनल करके भेजता होता हूँ ना, उसमें बिल्कुल साफ सुथरा होता है। ये लाइनें ड्यूरिंग लेक्चर ही शो होती हैं। सर ये बच्चे बना रहे हैं पीछे से जानबूझ के ना कुछ। कोई बच्चा है। अब बात तेरी काम कर, तू हंस रहा है, तेरे काम लग रहे हैं मुझे ये। नहीं मेरा नहीं है सर, जो कह रहे हैं वो भाई अभी आ रही है, बाद में नहीं आती, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। अरे ये कोई बच्चा लगा हुआ है। ठीक है जी। ग्रेडियंट इल्यूजन के बाद देखें बेस्ड ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि हमने उसको किस स्केल पर या किस लेवल पर करना है। एनालिटिकल HPLC कौन सी होगी जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है ना वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाते। जो प्रिपरेटिव HPLC होती है, इसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट भी करना होता है, यानी कि वो अलग-अलग हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं। चलें उसके बाद देखें बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वांटिटेटिव करना है या क्वालिटेटिव करना है। इसमें प्रोटीन्स का और अमाइनो एसिड्स का खास तौर पर एनालिसिस आ जाता है, अगर हम इसको बायोलॉजी के वाले से खास तौर पर देखें। इसमें जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ज़ाहिर है हम उसमें सिर्फ जो उसकी कलर चेंजेस हो सकती हैं या उसको ऑब्जर्वेशन के वाले से हम देख रहे होते हैं, वो क्वालिटेटिव में आ जाएगा। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हमने प्रोपोर्शंस या अमाउंट्स भी देखनी होती हैं कि हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की क्या है। तो क्वांटिटी जो इम्प्योरिटी की है या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की है, उसको हम फिर बाद में असेस भी कर सकते हैं कि इसमें कितना इम्प्योरिटी थी। ये डायग्राम देखें ज़रा। इसमें लेफ्ट से राइट साइड पर चलना है हमने। ऊपर देखें, सबसे ऊपर रेजरवायर्स हैं सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 के। साइड पर उनके वैक्यूम पंप भी दिखाया हुआ है जिसकी वजह से एक तरफ प्रेशर लो किया जाएगा। नीचे देखें डी गैसर है 1 और डी गैसर 2, ये लगे हुए हैं जो किसी किस्म की सस्पेंडेड जो गैसेस होंगी उनको निकाल देंगे। फिर आगे एक कंटेनर है जिसमें उनको मिक्स किया जाएगा। आगे फिर हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है जो प्रेशर बढ़ा देगा
और पहला कॉलम आया, उसके बारे में हम लेबल कर रहे हैं कि वो प्री कॉलम है। प्री कॉलम से आगे देखें फ्लो स्प्लिटर लिखा हुआ, जिससे दो रास्ते हो जाएंगे। और आगे सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, जहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया जाएगा प्रेशर गाज के तहत दूसरे कॉलम में, उसका नाम रखा है एनालिटिकल कॉलम। वहाँ से फिर जो वेस्ट है ना या फ्रैक्शन है, दोनों कलेक्ट होनी है। ये इनके फ्रैक्शन को जब कलेक्ट किया जाता है ना, तो मैंने बताया था कि जो डिफरेंशियल डिटेक्टर है ना, वो सिग्नल देता है हमारे कंपोनेंट को। अगर फ्लोरिसेंटली लेबल किया या अदरवाइज उसने कलर की वजह से डिटेक्शन देनी है, तो कलरीमीटर वाला फंक्शन हो सकता है उसके अंदर। हमने उसको चेक करना है कि उसमें हमारा कंपोनेंट आया है या नहीं आया। जब सिग्नल ज़्यादा आ रहे हो हमारे कंपोनेंट के, वो वाली जो वायल कलेक्ट होगी ना, वो हमने सेव कर लेनी। और जो सिग्नल कमज़ोर आ रहे होंगे वो हमने रिजेक्ट कर देनी। तो इसमें ये देखें कि लेफ्ट से राइट साइड पर ही चलना है। सॉल्वेंट इनलेट फिल्टर बना हुआ, और आगे पंप अटैच है। फिर इनलाइन सॉल्वेंट फिल्टर है जो दोबारा रास्ते में फिल्टर करेगा। फिर इंजेक्शन वाल्व के जरिए उसी तरह प्री कॉलम फिल्टर लगा हुआ। फिर आगे वो असल कॉलम है जिसमें हमारा एनालाइट जो ना पहुंचेगा, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। आगे देखिए डिटेक्टर लगा हुआ। 20 रुपए दिया मर्चा ने आज। अच्छा, डिटेक्टर जो है उसका आगे रिकॉर्डर या मॉनिटर से भी तल्लक है कि हम स्क्रीन पर देखें वो पीक्स वगैरह नजर आ रही है, ग्राफ सा चौकटा सा, ये जिस पर मैं कर्सर रख रहा हूँ। और दूसरी तरफ बैक प्रेशर रेगुलेटर भी लगा हुआ है जो वेस्ट रेजरवायर है, वेस्ट को इकट्ठा करेगा। ये छोटी सी बोतल होती है। तो इस सारी अरेंजमेंट में क्या होगा कि ये टाइम का कौन लिख रहा है, TIME टाइम। आप लोगों का आज लेक्चर है कोई और भी? नो सर, यस सर। नहीं है, नहीं है, नहीं है सर। ठीक है। सही। तो इसमें आप ये देखिए कि ये जो सारी अरेंजमेंट है उसी स्कीमेटिक डायग्राम की अब रिप्रेजेंटेशन है जो ऊपर वाली डायग्राम थी। इसमें रिकॉर्डर या जो मॉनिटर है वो साथ साथ रीडिंग्स भी देगा। पता चल जाएगा कि कितना जो है ना हमारा सैंपल शो हो रहा है, यानी कि क्वांटिटी मेजरमेंट भी दे सकता है। चले, जो सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम है, यानी कि जिसको मोबाइल फेस कह रहे हैं, ये सॉल्वेंट ही है।